बच्चों, पुनः आपका हमारे YouTube चैनल वैभव असाटी में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ होगा बच्चों। तो आज हम इस लेक्चर में पुनः चर्चा करने वाले हैं बच्चों भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो ये प्रश्न है जो ये शॉर्ट पॉइंट में हम लेके आए हैं और क्वेश्चन सीरीज है बच्चों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, MPPSC प्रीलिम्स के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज है बच्चों। तो आज मैं जो है सीरियसली तरीके से इन पॉइंटों को समझाने वाला हूं बच्चों, और आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और आसानी से समझना है बच्चों, है ना। ये सारे क्वेश्चन NCERT पैटर्न के हैं बच्चों, तो आसानी से इसको समझना है। ये कोई यहाँ बकवास नहीं होगी बच्चों, ना कोई बकवास चल रही है बच्चों, है ना। इसको सीरियसली इस तरीके से समझना है बच्चों और आसानी से पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि मैं जितने अच्छे से बोलता हूँ बच्चों, आप लोगों को लगता है कि बहुत सीधेपन से सर हमें बता रहे हैं, तो आप लोगों को ईजिली तरीके से इसको समझना है बच्चों। चलिए, तो हम बात करते हैं इन प्रश्नों के बारे में जो हम लेके आए हुए हैं। तो सबसे पहले देखना है भूगोल के बारे में। आखिर भूगोल किसे कहते हैं, मन में क्वेश्चन आता है। मैं बेसिक से सारा कंप्लीट समझाता चलूँगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हमें देखना है भूगोल क्या होता है। तो भूगोल उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों का ज्ञान होता है। उसे क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो इसका जो ऊपरी स्वरूप है ना बच्चों, पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों का ज्ञान। अब इसके अंदर सारे आ जाएंगे, जितने भी प्रकृति से संबंधित विभाग होंगे वो सारे इसमें आएंगे। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, भूगोल कहते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न की ओर। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अब थोड़ा सा एरेटोस्थनीज के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है ये यूनान का गणितज्ञ था बच्चों। सबसे पहले जियोग्राफिया शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है बच्चों। ये याद रखना है ना। एक बार इस लेक्चर को आप पूरा देख लेंगे तो आपको जो बेसिक वाले क्वेश्चन है भूगोल के ये सारे याद हो जाएंगे, फिर बुक्स उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों आप लोगों को। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था। तो H बैरोज था। इसको क्या बोलते हैं, इसको हॉर्लेन बैरोज बोलते हैं। हॉर्लेन बैरोज, मानव पारिस्थितिकी। अब चर्चा करते हैं मानव पारिस्थितिकी क्या होती है बच्चों। ऐसा विज्ञान जो मनुष्य, मानव समाज और मानव निर्मित पर्यावरण के प्राकृतिक पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं, मानव पारिस्थितिकी कहते हैं। अब बात करते हैं अगला, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है, पेसल को माना जाता है। अब पहले ये समझ लेते हैं भू आकृति विज्ञान क्या होता है बच्चों। तो भू आकृति विज्ञान और उनको आकार देने वाली प्रक्रियाएं, भू आकृति को आकार देने वाली प्रक्रियाएं, शॉर्ट पॉइंट में कहेंगे इसको। तो इसको क्या कहते हैं, भू आकृति विज्ञान कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा कहा था बारेनियस ने ये कहा था। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, कापरनिकस। तो कापरनिकस को इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत की थी। अब सौरमंडल में सारे आ जाएंगे, ग्रह आ जाएंगे, तारे आ जाएंगे, नक्षत्र आ जाएंगे, ये सभी आ जाएंगे इसमें। अब अगला देखते हैं बच्चों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं बच्चों, ग्रह। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं ग्रहों के बारे में। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, ये याद रखना है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है बच्चों, ये याद रखना है। अच्छा, ग्रह ये आप लोगों को होमवर्क है, ये आप लोगों को देखना है बच्चों, ग्रह किसे कहते हैं, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको टाइप करना है बच्चों। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। तो इस ऐसा कहा था किसने,
कांट ने कहा था बच्चों, है ना। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं बच्चों। प्लूटो को हटा दिया गया था, नहीं तो 9 ग्रह पहले थे बच्चों। तो कितने ग्रह हैं सौरमंडल में? 8 ग्रह हैं। ये हम कक्षा 5 से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, तो लगभग सभी को पता होगा बच्चों, इसको बताने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जैसा कि मैंने बताया था अभी, जोग्राफिया शब्द का प्रयोग, ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? एरेटोस्थनीज ने किया था। इसीलिए तो इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा गया था बच्चों। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कॉल रिटर को कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अधिकतर इसमें क्या आता है, भूगोल का जनक, भूगोल का पिता, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो कई बार सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज होकर गलत इसका ऑप्शन लगा के चले आते हैं और बड़ी प्रसन्नता रखते हैं कि हम तो सही आंसर लगा के आए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको सीक्वेंस से नोट डाउन करते जाइए। ये जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं ना, इनको सीक्वेंस से बिल्कुल लिखते जाइए अपनी कॉपी में। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। अच्छा, कई ग्रह होते हैं, इनके उपग्रह भी होते हैं। ग्रहों की, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था? केपलर ने किया था। ये केपलर ने 3 नियम भी हैं केपलर के, तो वो लोग आप नोट डाउन कर लेना आप लोग सर्च मार के। अब देखते हैं, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कापरनिकस ने की थी बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है सौरमंडल का जन्मदाता, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही तो पृथ्वी में जो है उत्सर्जन बना हुआ है बच्चों। अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 89 है। तारामंडल की संख्या कितनी है? 89 है बच्चों। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये तारामंडल होता क्या है बच्चों? तो आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह को क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है। मान लीजिए ये बहुत सारे तारे हैं, अब एक साथ ये समूह में हैं, मतलब एक आसपास हैं, तो ये समूह इनका बन गया बच्चों, तो इसको क्या कह देंगे? तारामंडल कह देंगे बच्चों। तो इनकी संख्या कितनी है? 89 है बच्चों। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। अब इसको समझो थोड़ा सा। एक ग्रह की अपने कक्ष में, मान लीजिए ये ग्रह है, अपने कक्ष में सूर्य से, ये इसके कक्ष बने हुए हैं और ये सूर्य बना हुआ है बच्चों। ये क्या बना हुआ है? सूर्य बना हुआ है। अब न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? न्यूनतम मतलब पास की दूरी, ये पास की दूरी, तो इसको क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे बच्चों। क्या कहा जाएगा? उपसौर। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाएगा? अपसौर कहा जाएगा। ये बिल्कुल दोनों बहुत ही सरल हैं, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। न्यूनतम दूरी को अपसौर कह देंगे और अधिकतम दूरी को अपसौर कह देंगे। मान लीजिए ये ग्रह बना हुआ है, ये इसके कक्षक बने हुए हैं और इसकी अधिकतम दूरी, तो ये जो अधिकतम दूरी है इसको क्या कह देंगे? अपसौर कह देंगे बच्चों। क्या कह देंगे? अपसौर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 4 है। अब वो कौन कौन सी हैं ये थोड़ा सा देख लो बच्चों। तो वो कौन कौन से हैं? बुध है ना, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। अच्छा, इनको पार्थिव ग्रह क्यों बोल दिया? क्योंकि यह पृथ्वी के समान दिखाई देते हैं बच्चों, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह कह दिया। समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाओ, फटाक से लिख दो, क्योंकि देखो आप लोग का काम है हमें परेशान करना, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ दिखाई ही नहीं देता कि आप लोग कमेंट करते हो। तो आप लोग कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके हमें परेशान कीजिए, तभी तो हमारे अंदर जो है नई ऊर्जा आएगी कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों मैं इसका कोई शुल्क नहीं ले रहा हूँ बच्चों, है ना। तो ये हमारी तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड लेक्चर कराए जा रहे हैं। सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है बच्चों? एक तारा है ना, ये याद रखना है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। क्या कहलाता है? अभिनव तारा, ये कहलाता है विस्फोटी तारा। अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य प्रकाश
सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो 8 मिनट 3 सेकंड लगभग। ये हो जाता है, कभी कभी 8.2 होता है, कभी 8, ये लगभग है ना। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे दूर है वरुण ग्रह। ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ग्रहों में अधिकतर लोग बृहस्पति और बुध ग्रह दोनों ही में कंफ्यूजन लाके जो सही रहता है उसको छोड़ देते हैं, वो गलत कर देते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो वो है बुध ग्रह है बच्चों, ये सूर्य के सबसे निकट है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध ग्रह में होती हैं बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो इसका सही आंसर क्या है? 88 दिन, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो वो कौन सा है? बुध ग्रह है बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सूर्य ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है बच्चों। दो ग्रह जिनके ऊपर उपग्रह नहीं हैं, शुक्र और बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है बच्चों। किस ग्रह को शाम का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है बच्चों। और पृथ्वी की भगनी या बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र ग्रह की पूजा यूरोप के लोग, यूरोप महाद्वीप के लोग शुक्र ग्रह की एक देवी के रूप में पूजा करते हैं बच्चों। जैसे कि हो गया पोलैंड, हो गया फ्रांस, हो गया स्पेन, हो गया, ये काफ़ी सारे देश हैं बच्चों। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो ये जनवरी में होती है, लगभग सभी को पता है क्योंकि कक्षा 6 से इसको पढ़ते चले आ रहे हैं हम। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्वेस ने किया था। स्वेस एक वैज्ञानिक का नाम है बच्चों, है ना। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो निफे भाग में है बच्चों। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो सीमा में है बच्चों। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान है बच्चों। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो 68% बच्चों ये पाया जाता है। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम है बच्चों। क्या है इसका? एल्यूमिनियम। ये याद रखना है बच्चों आप लोगों को। ये पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है बच्चों? तो इसका जो सही आंसर क्या है? 29.2%। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रभार के नीचे क्रूड किससे बना है? तो लौह से बना है बच्चों, सबको पता होगा। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो 100 किलोमीटर तक की गहराई तक है। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180 है बच्चों, सबको पता होगा। देशांतरों की संख्या कितनी है बच्चों? 360 है। अच्छा, कई बार एक बहुत कंफ्यूजन वाला और हमेशा भूलने वाला क्वेश्चन बनता है बच्चों, भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है बच्चों। ये उत्तरी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार बच्चों तो कितना है? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है बच्चों, ये याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री से होकर ये गुजरती है बच्चों। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूके में, ये सबको पता होगा बच्चों। ग्रीनविच है ना, भारत में कहाँ? इलाहाबाद के नैनी से लिया गया मानक समय, है ना बच्चों। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर है? तो लगभग 4 मिनट का है, ये सबको पता होगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? तो 1884 में हुआ था बच्चों। तो ये थे भूगोल से संबंधित कुछ शॉर्ट पॉइंट में
प्रश्न उत्तर। मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर इसलिए नहीं लेके आता हूँ बच्चों, क्योंकि आप लोग इसको टुकड़ों में पढ़ते जाइए, मतलब पॉइंटों में पढ़ते जाइए, इसको नोट डाउन करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आए रोज़ का प्रतिदिन एक लेक्चर आ ही जाता है आप लोगों की यूट्यूब पर। तो प्लीज़ आप लोगों को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है बच्चों। बस आप लोग हमारी मेहनत के लिए यही दे सकते हैं बच्चों, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स बहुत लंबा पड़ा हुआ है बच्चों, तो कमेंट लिखिए, है ना, हम आपकी उस समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर एवरीवन हमारा वीडियो देखने के लिए। कल पुनः फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच, और कुछ दिन में आपके पास लाइव लेक्चर भी आने लगेंगे। थैंक यू।